और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें हमारे डॉक्टर अंशुल जी तो मंत्री बनेंगे। जिस परिवार से आते हैं, बाबू जगजीवन हम लोग पढ़ते थे उसमें प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और इनके दादी जी सुमित्रा जी मंत्री थे। हम लोग 85 में भी एमएलए बने, उस समय भी वो मंत्री थे। तो दो जाति का वोट तो ऐसे लोग सुरक्षित कर लिया पटना साहिब में, एक रविदास लोग, दूसरा इन लोग कुशवाहा लोग। तो साथियों, आप लोग जिस तरह से मुझे जिताए हैं उसी तरह से लग भिड़ के इनको भी जिताने, मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये जीतेंगे तो जितना मैं विकास से कई गुना विकास के काम करेंगे। और हमारे सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने ये कहा था कि 17 बरस बनाम 17 महीना। तो आप देखे होंगे कि हमारे सरकार बनने के पहले वो आ रहे थे मुख्यमंत्री, तो ये उनसे एग्रीमेंट हुआ था कि जो उप मुख्यमंत्री ने सरकार बनेगी तो 10 लाख के हम नौकरी देंगे। उन्होंने एग्रीमेंट में कहा कि हम देंगे। जब सरकार बनी तो लगभग 5 लाख तो नौकरी दे दिए, फिर ये लोग भाग गए। इसीलिए पूरे देश में, ये देश में जान रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग नौकरी पूरे देश में देंगे। पूरे देश में घोषणा भी है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 33 लाख नौकरी हर विभाग से खोज करके हम देंगे 15 अगस्त को। और घोषणा यह भी है कि बिजली को भी हम लोग माफ करेंगे, बिजली दर भी। और हम लोग जब हम लोग कैबिनेट में थे तो मुख्यमंत्री के सहयोग से हमारे किसान भाइयों के पूरे बिहार में हुआ था कि जो किसान भाई हैं जिनका खेती कभी सुखाड़ से खत्म हो जल जाता है फसल, तो उसके लिए हुआ कि जिनका 10 कट्ठा भी है उनका सरकार फ्री में बोरिंग कर रही, ऑनलाइन आज भी देंगे तो बोरिंग हो रहा है। और जो बिजली का लगेगा बिल वो 15% ही आपका लगेगा, बाकी माफ रहेगा। ये आज भी ऑनलाइन देंगे तो आपका खेत में लगेगा, बोरिंग होगा। तो इसीलिए हम लोग, और दूसरा जब जाति आधारित जनगणना हुआ उसमें जो भी गरीबी रेखा के नीचे आए साथी लोग, उसके लिए हम लोग ने व्यवस्था कर दिया था कैबिनेट से कि 2 लाख प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार उद्योग धंधा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। वो अभी है, जारी है। इसीलिए साथियों, ये सारा जान गया है कि बीजेपी झूठा का इंस्टीट्यूट कॉलेज खोले हुए वो जो भी घोषणा पत्र करते उस पर काम न करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन मानी कांग्रेस गठबंधन के लोग जो भी घोषणा किए वो पर हूबहू एकदम लागू करते, काम करते, और यह विश्वास भी है। आप जानते होंगे कि जगजीवन बाबू जब डिप्टी पीएम बने थे उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद जैसे कैरो ने पंजाब को हर खेत में पानी की व्यवस्था किया था, तो इन्होंने पहले शुरू करा बक्सर में। और हमारे फतुहा के लोग भी होंगे, उस समय फतुहा से गंगा का पानी भी निकाल के खेती पर भेजा जाता था नहर के द्वारा, हम लोग भी बचपन में देखे थे। इसीलिए इनका पूर्वजों का भी देन है किसान भाइयों के लिए और अपना देश के लिए। चाहे महादलित को, जैसे लोग कहता है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री हाउस में सोशल मीडिया में आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो आरक्षण का हम समाप्त कर देंगे। तो आरक्षण समाप्त करने का तो ज्वलंत उदाहरण है कि निजीकरण कोई भी विभाग का किया जाता है उसमें आरक्षण नहीं है। और इन्होंने कहा कि लालू जी कहाँ आरक्षण दिए, हाल कल के भी हम देखे सभी बीजेपी के नेता ने, लालू जी जब मंडल कमीशन वाला लागू हुआ तो 27% तो में अधूरा था, 27% सिर्फ था जनरल में। तो हमने लालू जी कहा कि तो जनरल है इसको आरक्षण में कर दीजिए। तो हुआ कि जो मेरिट पर आवेगा चाहे जिस जाति का वो अलग है, ये आरक्षण अलग है। तो उन्होंने आरक्षण भी अपने समय मुख्यमंत्री बने तो किए। और गरीबों को देखे होंगे लालू जी के समय में कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री के ओथ लिया तो सबसे पहले गरीब के घर गए, वो झोपड़ी में गए और उनको बनाया हुआ खाना को खाए और छुआछूत को मिटाने के लिए सबको समझाए और पढ़ना लिखना भी समझाए। आप देखे होंगे झोपड़ी स्कूल के नाम से आज भी है प्रचलित उन लोग के गांव में, और झोपड़ी से पक्का मकान बनाए। लेकिन क्या 17 बरस में मुख्यमंत्री जी कहीं मकान पक्का कोई गांव बनाए हैं? आप शहर में जाइएगा तो असियाना मोड़ जैसे आप जाते हैं तो मल्टी अपार्टमेंट है महादलितों गरीबों को रहने के लिए। दूसरा राजेंद्र नगर में भी है, आप कॉमर्स कॉलेज के बगल में
वहाँ जाइए तो वहाँ भी बना हुआ है, बहुत जगह एयरपोर्ट में बना हुआ है, बहुतों बना है, लेकिन 17 वर्ष में सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए साथियों, ये तो बहुत है, लोग जितना भी बीजेपी गठबंधन के लोग हैं झूठा वादा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से आप लोग हमको जिताए, उसी तरह डॉक्टर अंशुल अभिजीत के भी भारी मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पंजा पर बटन दबा के भारी मत से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन। भारत की भूमि ने, भारत के बेटों ने बड़ा ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है, चाहे वो 47 की बात हो, चाहे इतिहास की कोई भी कालखंड उठा लीजिए, उन सब कालखंडों में हमने तानाशाहों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी था, और बीजेपी के साथ पर हर एक शख्स उल्लू बैठा है। पूछिए कैसे? तो वो पूर्वज बनाने चले हैं, कहते हैं महिलाओं का मंगलसूत्र गिरवी रख देंगे। अरे महाराज, आपके शासन काल में आपने जीवन जीविका को इतना कठिन बना दिया गया है कि अभी महिलाओं को मंगलसूत्र गिरवी रख के उनको लोन लेना पड़ रहा है। गोल्ड लोन सबसे ज्यादा बढ़ गया, डेटा उठा के देख लीजिए। अरे बिहार है, भ्रमित करने वालों को भ्रमित कर देती है। तब ना हम कहते हैं हो समाजवादी रोटी तावा पर, अब विरोधी हो जाइए हवा पर। आप चले हैं बिहार को गुमराह करने। अरे ये वही बिहार है जब हम सुबह जब बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद पैर छूते हैं ना, तो आशीर्वाद देते हैं बेटा जियो और जागो। मतलब जितना जरूरी जीना है उससे ज्यादा जरूरी जागते हुए जीना है। तो एक बिहार के मतदाता है, जागरूक मतदाता है। आप जैसे भ्रमित करने वाले को, पहले एक अंग्रेज का शासनकाल हुआ करता था। अंग्रेज के शासनकाल में बांटो, डिवाइड एंड रूल चलता था, बांटो और शासन करो। लेकिन आप जानते हैं इन तानाशाहों ने एक अपना लिया है क्या रवैया कि बांटो, भटकाओ और शासन करो। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भटकने नहीं देंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये मुद्दों वाली राजनीति है, मुद्दत वाली राजनीति है, रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली राजनीति है। वही मुद्दा पे हम मरे रहेंगे। तुम्हारे नापाक मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीफेस होता है, जब पहला पन्ना हम खोलते हैं तो उसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। उस प्रस्तावना में 4 शब्द जिक्र है कि हम भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी वांट टू मेक इंडिया, इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक। समझिए 4 पिलर जिस पे देश खड़ा है। इन सारों पिलर पर मोदी जी खड़े नहीं उतरते हैं। आए मोदी जी, जिस संविधान की आप शपथ लिए हैं, आप भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ कीजिएगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे। ये भारत के नौजवान की ललकार है। ये भारत, कहते हैं ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। हम जवानों की एक कहानी है कि अपनी एक एक खून का कतरा बलिदान और कुर्बान कर देंगे और इस संविधान को बचाने के लिए। और 4 शब्दों पर हम आज तक नहीं आने देंगे। जो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो बात करता है उसी के वही देश पर राज करेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का मैनिफेस्टो आया है। वो मैनिफेस्टो में साफ लिखा गया है कि हिस्सेदारी न्याय हम देंगे, माने संख्या के अनुपात में भागीदारी। जो हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 354 भी कहता है कि संख्या के अनुपात में भागीदारी। बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है साथियों। कोई सरकार, पिछले सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी थी कि संख्या के अनुपात में हम भागीदारी देते। वो 50% वाला सुप्रीम कोर्ट का बैरियर भी हटाने की बात हमारे राहुल गांधी जी और हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं। यानी संख्या के अनुपात में जब भागीदारी मिलेगी तब जाकर के जल जंगल जमीन पे आपका अधिकार सुनिश्चित होगा। आपके थाली के नीचे वाला जमीन भी आपका होगा और आपके सर के ऊपर वाला छत भी आपका होगा। अभी बड़ा अफसोसजनक बात है, एक डेटा पेश हुआ था। आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत को बनाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप उठा करके देख लीजिए। एचडीआई डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गया गुजरा है। गया गुजरे हैं हम, हमारा प्रति व्यक्ति आय कम है। नरेंद्र मोदी जी आजकल चिल्लाने लगे हैं, अडानी अंबानी पर हमला करने लगे। जिसकी सरपरस्ती में आपने राजनीति शुरू किया, जिसकी सरपरस्ती में आपने पूरे भारत को बेच दिया। आप क्या समझते हैं बिहार की जनता को बुर्बक बना दीजिएगा? आपको
आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता आपके बात में दिग्भ्रमित हो जाएगी? कतई नहीं होने वाली है। आपने इस भारत भूमि को नरक जैसा बना करके नारकीय स्थिति में ढकेल देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम कहते हैं कि अपने स्वाभिमान के जोर पर हम इस भारत को एक बार पुनः खड़ा करेंगे। तभी तो हम ललकार लगाते हैं कि एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है। हम गरीब लोग एक मुट्ठी आसमां पे हक मांगते थे, लेकिन आज जब मैनिफेस्टो आप पढ़िएगा, इस गारंटी को जब आप पढ़िएगा, जो गारंटी मिल रहा है, इस गारंटी को सब जगह जाकर के पढ़िए और बताइए, क्योंकि आप लोग सेना नायक हैं। आपके बल पर ही युद्ध को जीता जा सकता है, बिना आपके कोई कुछ नहीं है। आप जब जाकर के बताइएगा कि किस प्रकार से इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है, 5 न्याय के बारे में बताया गया है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। ये इन जब 4 न्याय 5 न्याय के बारे में बताया होता है, हमारे माननीय तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन हम 1 लाख महिलाओं को ये महीना शुरू कर देंगे, जो जिनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी उनको 1 लाख, उसके बाद 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। पहले भी हमारे 5 लाख रोजगार दे चुके हैं हमारे नेता, आगे रोजगार देंगे। और ये गारंटी किस प्रकार से गारंटी सुनिश्चित होती है, याद कीजिए 2004 वाला दौर, वो दौर को याद कीजिए। 2004 में हम किस प्रकार से हमारे उस समय के नेता रघुवंश प्रसाद आरजेडी के नेता, मनरेगा मैन जिसको कहा जाता है, मनरेगा कानून लेकर आए माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार में। वो मनरेगा कानून श्रमिकों को न्याय देने की बात करता है, श्रमिकों को 100 दिन 180 दिन की काम देने की बात करता है। और उस मनरेगा की प्रासंगिकता तब बढ़ जाती है जब कोरोना काल में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने गरीबों को भूख मरने के लिए छोड़ दिया था, किस प्रकार से गरीबों को उन्होंने उनका हक छीन लिया था। नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद करने का पूरा बीड़ा उठाया। एक कोविशील्ड नाम का वैक्सीन है जो अमेरिका लंदन के कोर्ट में स्वीकार करता है कि ये वैक्सीन जो लिया है उसको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मोदी जी जैसे ही बात को स्वीकार करता है, मोदी जी अपना सर्टिफिकेट पर से फोटो हटा लेते हैं, वही हंसता हुआ नूरानी चेहरा तुरंत वो हटा लेते हैं, जो हर पेट्रोल पंप पे आपको दिख जाएगा। तो मोदी जी आपने तो इस देश को कर्मगार बनाने का काम किया। कोविशील्ड को वैक्सीन के द्वारा लोगों को आज हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? ये सचमुच में नरभक्षी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया और देश की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया। साथियों देखिए, पहले नोटबंदी किया, नोटबंदी करने से इस देश का लघु मध्यम उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, लोग के खाने पीने के लाले पड़ गए, उनसे भी जी नहीं भरा। तो जो गलत तरीके से जीएसटी को लागू कर दिया, उसमें पेट्रोल डीजल को बाहर रख दिया, उससे और जो 20% बढ़े थे वो भी लघु मध्यम उद्योग तबाह हो गया, उससे भी नहीं जी भरा। तो गलत तरीके से लॉकडाउन को लगा देना, मतलब भारत की स्थिति भुखमरी तक पहुंचा देने में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। और अगर अभी नहीं चेते, कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, वो रैन कहा जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। ये जागने का वक्त है साथियों, और जगाने का वक्त है अपने मतदाता भाइयों को। और हम फतुहा विधानसभा के लिए तो निसंदेह निश्चित है कि यहाँ से तो 25,000 30,000 के लीड हम देने का काम करेंगे। हमें उन 6 विधानसभा पे मजबूती से काम करने की जरूरत है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये झूठा हवा बनाया जा रहा है कि पटना साहिब लोकसभा बीजेपी का घर है। कोई घर नहीं है बीजेपी का। यहाँ पे पिछड़ा और दलितों ने गांठ बांध लिया है। हम मुट्ठी बन चुके हैं, बस लहराना बाकी है। और जब मुट्ठी आसमान में लहराता है तभी नहीं इनकलाब आता है। तो नया सूरज का इस्तेमाल कीजिए, अंशुल अभिजीत के रूप में फलक पे आने को है। और निसंदेह आप सब हम थोड़ा सा एक धक्का दीजिए, ये तानाशाह फरफरा रहा है। दिया देखते हैं जब अंतिम बार बुझता है तो फरफराता है। तो नरेंद्र मोदी वही फरफराहट बस अडानी अंबानी की जिसकी सरपरस्ती हो रहे थे, वो अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहा है। दिमागे फेल कर गया है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। महिला का मंगलसूत्र गिरवी लग जाएगा, क्या बोला। तो ये अंतिम फरफराहट है साथियों। इन साइकोलॉजिकल उनके हमलों से समझिए कि इनके अंतिम फरफराहट है।
तो निसंदेह हम पटना साहिब में इतिहास रचने जा रहे हैं और पूरा देश पटना साहिब के तरफ आंख बांध के देख रहा है कि पटना साहिब जो क्रांति करेगा वही पूरे देश में फैलने जा रहा है साथियों। और पटना साहिब के क्रांतिकारी जनता पे हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार बहुत भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं अंशुल अभिजीत जी को, हमारे अपने पूर्व मंत्री विधायक जी के नेतृत्व में। कि आपका भविष्य, क्योंकि ये चुनाव नहीं है, ये फसल और नस्ल बचाने की चुनाव है। जब हम गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए तो महिलाओं के लोक गीतों में मोदी के तमाशा और मोदी के जुल्म महिलाओं के लोक गीत में गुनगुना रहे हैं। बस उसी धुन को, उसी गीत को एक जनमानस तक पहुंचा देना है और बिना आपके यह संभव नहीं है। आप सब लोग सेना नायक हैं और आप सबके बदौलत ही ये जीत संभव होगा। और यकीन मानिए, इसलिए हम कभी शैलेंद्र की बात करते हैं कि जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो नरक रूपी भारत को स्वर्ग रूपी भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ये भारत हमारा है, भारत भूमि से हम है, ये भारत माता हमारी है। हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी के लिए इस मिट्टी में उनका हमारा लहू सना हुआ है और वो अंग्रेज के मुखबिर लोग आज देश के सत्ता को संभाल रहे हैं और हमारे संसाधनों से बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए जंगल जमीन की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, रोजगार, सिंचाई, कमाई, दवाई पे बात हो रही है, प्रस्तावना पर बचाने की बात हो रही है, मौलिक अधिकार को संरक्षित करने की बात हो रही है साथियों। वो फंडामेंटल राइट अगर आज हम नहीं बचा पाए तो यकीन मानिएगा फिर अगला सवेरा नहीं होगा। इसलिए हम लेकिन आशान्वित होकर जाना चाहते हैं यहाँ से। रात कितनी भी काली अंधेरी और घनी क्यों ना हो, रात कितनी भी काली अंधेरी और घनी क्यों ना हो, सुबह होना निश्चित है। सुबह होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह को धूल चाटना होगा और फलक पर नया सूरज आएगा जिसकी अगवानी हम आप सब लोग करेंगे। और हर किसी के आंख से आंसू को पोंछकर होठों पे मुस्कान बिखेरने वाली सरकार आएगी जो आपके खून को, जो आपके बलिदान को तार्किक बनाएगी, तर्क संगत करेगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ आए साथी मनोज जी, अभिषेक जी, चौटाला जी, जितेंद्र यादव जी और तमाम साथीगण, मैं सभी को बहुत प्रणाम करता हूं, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पर हैं जो साथी हैं गठबंधन के, पर बहुत गहरा है और बहुत पुराना है, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। और इनका जो राजनीतिक जो एक सफर है, शैक्षणिक व्यवस्था से कैसे वो राजनीति में आए, कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू भी लिया और वो इंटरव्यू काफी वायरल भी हो गया। बहुत लोग जान लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से चुनौतियों भरे सफर में वो आगे बढ़े। तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं। और जब मैं इनके जीवन, ये यूपीए की सरकार थी, एक मिलीजुली सरकार थी। ये इतिहास हम रच चुके हैं, हम इतिहास रचना जानते हैं, हम सिर्फ गवाह नहीं, ये दोबारा होगा। 1 तारीख वो दिन है जब ये होने वाला है और तारीख उस वक्त को याद रखेगी जब बदलाव आएगा, जब आप लोग मिलकर उस बदलाव को लाएंगे। याद रखेगी तारीख। उसकी शुरुआत 14 मई से शुरू हो जाएगी जब मेरा नामांकन होगा। मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग उसमें शामिल होंगे। औपचारिक रूप से उस लड़ाई की तैयारी होगी, फिर हम जोर शोर से आगे बढ़ेंगे और 1 तारीख तक वो मंजिल तक पहुंच पाएगी। और उस दिन एक नया सवेरा आएगा, हालात बदलेंगे, हम एक नया इतिहास को दर्ज करेंगे। 1 तारीख वो दिन है, नामांकन का दिन है, 14 तारीख। आपको एकजुट एक दोबारा होना है वहां पर और आगे बढ़ना है। यही हमारी तकदीर में लिखा है, क्योंकि कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम
हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा कल, हमारा सब कुछ किसी गैरों के हाथों में गिरवी रहे? कब तक? हमारी सारी उम्मीदें, ये अरमान, हमारी कल्पना, हमारे सपने दांव पे लगा दिए गए हैं इन लोगों ने। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। ये संकल्प लेंगे, ये वादा करेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये प्रण लेंगे, आज लेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे एक तारीख तो, और लेते हुए ये हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप पहले कर चुके हैं। आप रस्सी पे झूल चुके हैं। याद करिए वो आजादी के दिन जब सलाखों के पीछे थे, आप लोग वो पीछे थे। आपके खून से ये मिट्टी रंगी हुई है, आपके गर्म खून से। याद करिए वो दिन, वो आजादी के दिन। वही संकल्प को दोहराना है। और इनकी बात, ये तो अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे, आपको याद है। और आज वही लोग देशभक्ति का प्रवचन दे रहे हैं, देशभक्ति की वर्दी पहनकर हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या जमाना आ गया है? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? बताइए मुझे। देखिए दोस्तों, जो मुझे लगता है कि जो कायर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, वो झूठ का सहारा लेके अपने आप को बुलंद करते हैं, अपने आप को ऊंचा करते हैं। ऐसे ही हैं वो लोग। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उस दिन हमारी सारी उम्मीदें, हमारे सारे वादे, ये हालात जो बदलना है, एक नया सवेरा लाना है, इस अंधेरे को पीछे छोड़ जाना है, उसको जरूर मुकम्मल करेंगे। उस दिन 1 तारीख का वो दिन है, और उसके लिए मुझे लगता है कि रणनीति की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, मेरी पृष्ठभूमि की बात रामानंद जी ने भी की और वक्ताओं ने की। मुझे फख्र है अपने परिवार पे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बाबू जगजीवन राम जब रक्षा मंत्री बने, रामानंद जी, तो एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मैं दोहराना चाहता हूं। हाँ, उससे बड़ी ऊर्जा आई लोगों में, लेकिन एक बात युद्ध होने से पहले उन्होंने कही, और वो इलेक्शन से ताल्लुकात रखती है। जरा गौर से सुनिए साथियों। बाबूजी ने यह कहा कि युद्ध में हार जीत का फैसला पहली गोली चलने से पहले ही हो जाता है। वो ऐसे कि हमारी तैयारी इतनी पुख्ता होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमारा बंदोबस्त, वो इंतजाम, वो युद्ध नीति, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए। अगर ये पहले ठीक से हो गया तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित है। ये बाबूजी ने कहा था, और देखिए क्या हुआ उसके बाद। एक शानदार फतेह हुई, एक नए देश की पैदाइशी हुई, भूगोल बदल गया। ये उसके बाद हुआ क्योंकि रणनीति पे ये निर्भर था। तो मत भूलिएगा, चुनाव में कुछ ऐसा ही होता है, रणनीति पे ही होता है चुनाव। हमें मजबूत पे सशक्त रहना है, तैनात रहना है, सतर्क रहना है। पर्ची बांटने का भी इंतजाम होगा। आखिर ये जो सभा है, ये जो शानदार सभा है, ये जो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, बंधुता दिखा रहे हैं, वो किसका है? इसका अंजाम क्या है? इसका मकसद क्या है? कि रणनीति तय करना। तो हम रणनीति भी तय करेंगे यहाँ पर कि पर्ची कैसे बांटनी है, उसकी तैयारी कैसे होगी, बूथ कमेटी कैसे होगी, उसका संचालन कौन करेगा, और बूथ में उस दिन, वो निर्णायक दिन में कौन मजबूती से बाहर आएगा। अगर चाची को ले जाएगा, चाचा को ले जाएगा, बूथ में जो नहीं जा पा रहे हैं, जो उनको ले जाएगा, और जो ये हमारा समर्थन है, जो हम बटोर के चले जा रहे हैं, जो समीकरण है, उसको वोटों में उसकी तब्दीली होगी। तो बूथ में सशक्त रहना बहुत जरूरी है, ये बाबूजी ने कहा था। देखिए, यहां पर तो हमें
लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद मुझे बचपन से ही लगा है। मैं कुछ दिन पहले भी मिलने गया, उनसे मिलता रहता हूँ सब बहुत वर्षों से। और लालू जी एक तरह से एक महान राजनेता ही नहीं, वो एक संस्था है, वो एक इदारा है, एक सोच है। वो किस तरह की सोच है? वो सामाजिक न्याय की लड़ाई की सोच है, एक योद्धा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई सर्वप्रथम है। इस लड़ाई में हम सफल रहेंगे, जमाना ऐसे ही बदलेगा, क्योंकि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिनकी व्याख्या नहीं होती, जो मिट्टी के मकान में रहते हैं, जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं, जो पटरी पे सामान बेचते हैं, जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं, इनको पता है कि रोटी गरीब आदमी किसके साथ खाता है? मुझे नहीं लगता कि किसी रसोई में गए हैं ये पूछने के लिए कि गरीब आदमी रोटी किसके साथ खाया जाता है। रोटी तो शाही दाल के साथ खाया जाता है, प्याज और नमक के साथ। अब तो मुझे लगता है कि महंगाई ऐसी हो गई है कि न प्याज है न रोटी है, सिर्फ नमक बच गया है। तो जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाता है, ये उसकी लड़ाई है। हम लालू जी, मेरी पृष्ठभूमि, मेरे नाना जी, मेरे दादी, तेजस्वी जी, रामानंद जी इसी लड़ाई को लड़ते आए। और तेजस्वी जी तो रुकते ही नहीं, वो तो थकते ही नहीं, वो तो चूकते ही नहीं, वो आगे बढ़ते जाते हैं एक तूफान की तरफ, यही लड़ाई को लड़ने के लिए जिसको हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई, ये संकल्प जिसका एक वक्त में आजादी के दिन हमने कहा था कि हम समरसता और समता का साम्राज्य, एक समाज बनाएंगे, उसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब एक भ्रम फैला दिया गया है कि पटना साहिब हमारी अमानत कितनी कीमती है हमारे लिए। एक भ्रम फैला दिया गया है कि पटना साहिब तो किसी और की जागीर है, वो उनकी जमीन है, वही उत्तराधिकारी हैं, वही सत्ताधारी रहेंगे, कोई और आ नहीं पाएगा। ये भ्रम है, ये प्रचार है, ये खोखले शब्द है, कोई बुनियाद नहीं। और ऐसा कहा भी गया है यहाँ पर, बहुत लोगों ने, माननीय साथियों ने ये दोहराया भी, और यही सच है, यही असलियत है। भ्रम फैला दिया गया है।